जो गोजो का कैरेक्टर है, मेरी आवाज आपको बहुत अच्छी लग रही है तो मुझे ग्रैंड मत बनाओ यार, मड शॉट इस्तेमाल करो। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे लोगों का करियर बर्बाद हो सकता है। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज है क्या है, आज वेडनेसडे। तो भाई आज मैं जा रहा हूँ डब पे एक और अपने, और बताऊँ किसका डब है वो डब है पोकेमॉन का, पोकेमॉन जर्नीज। आप में से जिन लोगों को नहीं पता, मैं पोकेमॉन में डब करता हूँ गो को। पोकेमॉन जर्नीज एक सीरीज़ है जो कि आप यूट्यूब पे अवेलेबल है, पोकेमॉन एशिया नाम से चैनल है उस पर। तो उसके 3-4 सीज़न आ चुके हैं शायद, तो अभी मास्टर जर्नीज आया तो उसमें मैं डब कर रहा हूँ। तो मिलते हैं आपसे वहीं पर। तो भाई मैं इस स्टूडियो से बहुत टाइम से जुड़ा हुआ हूँ और शुरू से लगभग 3 साल हो गए मुझे पोकेमॉन यहाँ पे डब करते हुए, गो को डब करते हुए। ये यूट्यूब के लिए है तो शायद इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे, और ये रिलीज हो चुका है, कंटिन्यू एपिसोड आ रहे हैं तो मैं आपसे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ। बाकी भी बातें करेंगे मुंबई में रहने और डबिंग से रिलेटेड चीजों के बारे में। एक मिनट लेते। लगता है यही वो जगह है, लेकिन यहाँ कोई नहीं। प्लीज लंबी करनी। ओके, लगता है यही वो जगह है, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। तो हम कहाँ इकट्ठा होने वाले हैं? इंटेलियन, सॉरी क्लिक आया। इंटेलियन, मड शॉट इस्तेमाल करो। इंटेलियन, मड शॉट इस्तेमाल करो। गला गया थोड़ा सा ना। इंटेलियन, मड शॉट इस्तेमाल करो। आया क्लियर, कोई कहीं नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ हो तुम? हाँ, क्या हाल है गो? ये देखो, लगता है यहाँ बड़े पैमाने पर जियोडूड बाहर आए हैं। अरे वाह एम्फ्रॉस, कोई गड़बड़ी तो हुई, लेकिन तुम्हारी लाइट दूर टैलेंटफ्लेम 2 तक गई। तो अब मेरी हो गई है डबिंग पोकेमॉन की, पोकेमॉन जर्नीज की। आप लोग YouTube पे सर्च कर सकते हो पोकेमॉन जर्नीज, और उसका शायद 2 सीजन ऑलरेडी आ चुके हैं, पोकेमॉन जर्नीज और पोकेमॉन मास्टर जर्नीज। तो इसमें जो कैरेक्टर है गो, उसको मैं डब करता हूँ, और मेरी वॉइस मैंने काफ़ी मॉड्यूलेट की है उस कैरेक्टर के लिए। तो शायद आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, बट नहीं पता है तो आप ज़रूर देखना, मस्त सीरीज़ है भाई, मज़ा आता है देखने में उसको। तो मतलब जब मैं भी छोटा था यार, पोकेमॉन कभी कभी देखता था, क्योंकि मैंने ज़्यादा एनीमे नहीं देखा है। मैंने कभी थोड़ा बहुत डोरेमॉन, सॉरी क्या, ड्रैगन बॉल जी देखा है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत पोकेमॉन देखा है कभी कभी, क्योंकि साथ वाले सब दोस्त लोग देखते थे। तो फिर क्या होता है ना कि वो लोग बात कर रहे हैं और मैं बात में मैं शामिल नहीं हो पा रहा उनकी बातों में, तो बड़ा अजीब सा लगता था, इसलिए मैं भी देख ही लेता था। कभी सोचा नहीं था कि एक टाइम पे मैं खुद पोकेमॉन का हिस्सा बनूंगा और डब करूंगा उसमें। मस्त धूप है यार, अच्छा लग रहा है, बहुत कम धूप देखने को मिलती है यहाँ पे। एक तो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं वैसे भी, प्लस बारिश का मौसम होता है तो 6-7 महीने तो भूल ही जाओ आप धूप को। तो ऐसा है कि यार देखो, अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बताया था कि मुंबई आने से पहले, डबिंग में आने से पहले जो स्ट्रगल रहता है, जो ज़रूरी बातें हैं वो कौन कौन सी हैं, और आप सब लोगों ने वो देखा है वीडियो, काफ़ी पसंद भी किया आप लोगों ने, और मुझे पर्सनली मैसेज किए हैं आप लोगों में से बहुत से लोगों ने कि वो वीडियो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको ये तो बता देंगे कि डबिंग करनी कैसे है। मैंने भी बता रखा है बहुत पहले एक वीडियो बनाकर, लेकिन ये नहीं बताया कि, क्योंकि तब तक मैं मुंबई आया नहीं था। मैं मुंबई आया हूँ तो मैंने देखा है कि यार क्या स्ट्रगल है यहाँ आने के बाद, और क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं यहाँ टिकने के लिए, क्योंकि टिकना बहुत ज़रूरी है। तो माइंड मेकअप करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो चीज़ ना तोड़ देती है इंसान को अंदर से। फिर वो डबिंग का जो शौक, जो पैशन था, जो ड्रीम था, वो सब धरा रह जाता है। तो इसलिए वो वीडियो बहुत ज़रूरी है। तो अब जैसे कि अगर आप मुंबई आ गए हैं तो आने के बाद आपको कैसे अप्रोच करना है लोगों को स्टूडियोज़ में, तो उस सब के बारे में भी बात करेंगे हम लोग। और एक चीज़ ज़रूर यार देखो, ट्रैवलिंग सबसे मोटा खर्चा है मुंबई में, सबसे मोटा खर्चा है। तो अगर आप अपने रहने का इंतज़ाम कर लेते हैं कहीं ना कहीं, अगर बीच की किसी जगह पर जहाँ से सारे डबिंग स्टूडियोज़ एक डिसेंट दूरी पर हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि पीजी वगैरह में आराम से 6-7 हज़ार में एक बेड का रूम मिल जाता है, जिसमें 4 बेड का रूम मिल जाता है, 2 बेड का रूम मिल जाता है, जिसमें आप शेयरिंग में रह सकते हैं। बाकी खाने पीने का आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपके पास जहाँ आप रहते हैं, चाहे दिल्ली में, पंजाब में, राजस्थान में, यूपी में या एमपी में, कहीं भी, गुजरात में, और अगर आपके पास 2 व्हीलर है, बाइक, स्कूटी, कुछ भी है, तो भाई देखो ट्रेन में आ जाती है, हर चीज़ आती है ट्रेन में। 2-2.5 हज़ार मुश्किल से लगेंगे। अपना 2 व्हीलर वहाँ से आप ट्रेन में चढ़ा दो
यहाँ पे उतार लो और उसके बाद कम से कम आपका ट्रैवलिंग का खर्चा बचेगा। मैंने भी शुरू में ऐसा ही किया था, मैं स्कूटी लेके आ गया था अपनी और बहुत पैसा बचता है उससे, क्योंकि आप 300 रुपये का पेट्रोल डलवाओ, आपका 6 दिन आराम से निकल जाएंगे। और वहीं अगर आप रिक्शा में घूमोगे तो आप एक दिन में 500 रुपये 600 रुपये आपके रिक्शा के लगेंगे। तो वो बहुत हेल्प करती है अगर आपके पास खुद का कोई साधन हो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि यार सब सोच समझ के प्लानिंग के साथ आओ तो आप सर्वाइव भी कर सकते हो और स्ट्रगल भी कर सकते हो। प्लस एक और जो मोटा इशू है वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का बहुत ज़्यादा बोलबाला हो रहा है इन दिनों में, आप सब लोग जानते हो। मैंने कुछ डबिंग्स भी सुनी है, AI से डब हुई भी एनिमेशन सुने हैं मैंने, और वो मतलब उनको देख के ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जो उसी तरह से डब करते हैं, मतलब उतना मोनोटोनस डब करते हैं। लेकिन ये इनिशियल स्टेज के हिसाब से काफ़ी अच्छा डब है AI का भी। तो मेरे ख्याल से आने वाले 5-6 सालों में वो अपडेट होकर बहुत आगे बढ़ सकता है। तो उसकी वजह से अभी यहाँ भी वॉइस आर्टिस्ट्स की और ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग हुई है AI के रिगार्डिंग। तो वहाँ भी यही कंक्लूजन निकला है कि AI को हम रोक तो सकते नहीं भाई, कुछ भी नहीं रोक सकते, ठीक है, ओके रहेगा। एक टाइम था जब मूवीज़ में गाने बनते थे तो 200-250 ऑर्केस्ट्रा वाले साथ में बैठ के म्यूज़िक बनाते थे, बजाते थे, रिकॉर्ड होता था। लेकिन आजकल एक ही बंदा कंप्यूटर पे पूरा म्यूज़िक बना लेता है ना, तो वो सब लोग जॉबलेस हो गए। वैसे ही अभी भी होगा, डबिंग का फील्ड थोड़ा सा देखो कम होगा, क्योंकि जिस हिसाब से AI जोर पकड़ रहा है तो वॉइस ओवर्स तो ऑलरेडी जा चुके हैं। जो ऑडियो विजुअल्स के लिए कंपनीज़ के लिए कमर्शियल जो होते हैं वॉइस ओवर, वो तो AI करने लग गया है। छोटे मोटे कुछ जो चैनल्स के लिए रहते हैं, जो लाइव टीवी के लिए रहते हैं, वो वॉइस ओवर अभी भी आर्टिस्ट कर रहे हैं, डबिंग अभी भी आर्टिस्ट कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में जो डबिंग का फील्ड है वो कम होगा AI की वजह से। तो ये भी सोच कर आना अगर आप लोग यहाँ आते हो तो, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप आओ 2-2.5 साल मेहनत करो, थोड़ा काम सेट होने लगे, इतने में AI का इतना ज़्यादा हो जाए कि काम मिलना बंद हो जाए। क्योंकि अगर आप खुद सोचो यार, आप क्लाइंट हो, मान लो आप ही खुद नेटफ्लिक्स वाले हो, नेटफ्लिक्स आपका ही है, आप एक मूवी को डब करने के लिए 10 लाख रुपए देते हो मान लो किसी स्टूडियो को, वहीं पे आप किसी AI के सॉफ्टवेयर पे 10,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन लेते हो 1 साल का। तो उस 10,000 रुपये में आप 1 साल में 500 फिल्में डब कर लोगे AI से, और वहीं आप 10 लाख रुपए एक मूवी का लगा रहे हो, तो आप प्रॉफिट में ही रहे AI की वजह से। तो आप इतना नहीं सोचोगे, आपको प्रॉफिट बनाना है तो आप सारा काम AI से ही करवाओगे। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ की गहराई को, सीरियसनेस को समझो और अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली जो चीज़ नोटिस करने वाली उस पर नोटिस करो भाई। तो ये बहुत काम आएगी चीज़ें। और हाँ यार, एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, देखो मैं जानता हूँ आपको जुजुत्सु काइसन की डबिंग बहुत पसंद आ रही है, जो गोजो का कैरेक्टर है, मेरी आवाज़ आपको बहुत अच्छी लग रही है। बस यार देखो, ओरिजिनल होता है, ठीक है, आपको भी पता है। और मैंने सिर्फ उसको हिंदी में डब किया है, मैं सिर्फ उसका हिंदी का डबिंग आर्टिस्ट हूँ। तो मुझे इतना ज़्यादा ग्रैंड मत बनाओ यार, मैं बहुत छोटा सा आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा ऊपर मत चढ़ाओ हवा में। मैंने सिर्फ उसे हिंदी में डब किया है। तो आप मुझे से बोल रहे हो कि आप इंडियन गोजो हो, भाई मैं इंडियन गोजो नहीं हूँ, गोजो है। तो जिन्होंने उसे जापानीज़ में डब किया है, डब नहीं किया है एक्चुअली, देखो जो पहला एनिमेशन बनता है किसी ओरिजिनल लैंग्वेज में वो कैसे बनता है, उनको एनिमेशन बना हुआ नहीं मिलता है, उनको स्क्रिप्ट पढ़ के माइक पर सिर्फ अपनी आवाज़ से एक्सप्रेशन देने होते हैं, एक्टिंग करनी होती है, उसके बाद उनकी आवाज़ पे एनिमेशन बनाया जाता है। तो जैसी वो एक्टिंग करते हैं आवाज़ के साथ, उसी हिसाब से एनिमेशन बनता है। तो जो गोजो जो कैरेक्टर बना है वो उनके ओरिजिनल वॉइस आर्टिस्ट की मेहनत की वजह से बना है। हम तो सिर्फ डब करते हैं, कैरेक्टर को पकड़ के डब करते हैं। तो यार ठीक है, अच्छा है, आपको पसंद आ रहा है, लेकिन मुझे गोजो मत बनाओ यार, मैं उसके लायक नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक छोटा सा आर्टिस्ट हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, डब करता हूँ, फ्री हो जाता हूँ। मैं बता रहा हूँ ना, मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ये इतना बड़ा हिट कैरेक्टर है, मैंने तो सिर्फ उसे डब कर दिया भाई, ऐसा ही। तो चलो अभी और बातें करेंगे, मैं नेक्स्ट स्टूडियो के लिए निकल रहा हूँ मलाड में। तो देखो मैं रिक्शा में घूम रहा हूँ अभी, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं, कभी भी शुरू हो जाती है, तो इसीलिए मैं बाइक पे नहीं घूम रहा। और कार में तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक में इतना फंसेंगे कि टाइम पे पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो रिक्शा इज़ बेस्ट। अभी मैं निकल रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडियो में आपसे। तो भाई आगे जाने से पहले चाय पीनी तो बहुत ज़रूरी है। चाय का बड़ा शौकीन हूँ मैं, दिन में बहुत चाय पीता हूँ। मुझे पता है नहीं पीनी चाहिए, लेकिन भाई एक ही नशा है ज़िंदगी में, चाय का। एक चाय देना भैया, कटिंग। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go.
hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. तो भाई आपने देख लिया, लगभग 5 किलोमीटर के 90 रुपये लग गए। मैं अंधेरी वेस्ट से मलाड आया हूँ और इतने में 90 रुपये लग गए। अब 90 का आप तेल डलवा लो, लगभग 1 लीटर वही 100-110 रुपये का आएगा। उसमें आपकी बाइक कितना माइलेज देगी वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। तो वही इसलिए अपनी खुद का यहाँ पे व्हीकल होना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार 2-2.5 हज़ार रुपये लगते हैं, जहाँ से भी आप हो अपनी गाड़ी यहाँ पे लेके आ जाओ भाई। पार्किंग की टेंशन नहीं है, कहीं ना कहीं मिल ही जाती है, लेकिन ले ज़रूर आना, वरना भाई किराए से ज़्यादा आपका, मतलब घर के किराए से ज़्यादा आपका जो लगेगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस ज़बरदस्त भाई। लिफ्ट बंद है भाई, 5th फ्लोर पे स्टूडियो है, सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा। मेरे को तो आदत है, घर कोई नहीं, क्योंकि मेरा खुद का घर 4th फ्लोर पे, बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, तो चढ़ने उतरने की आदत है, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई मैं पहुंच गया हूँ स्टूडियो और यहाँ पे मैं नहीं रिवील कर सकता कि मैं क्या डब करने वाला हूँ, क्योंकि वो रिलीज़ के बाद ही होगा। पोकेमॉन तो रिलीज़ है, इसलिए मैंने बता दिया था। अगर सुबह सुबह संडा जाना है तो सिंगर बनना पड़ेगा। 3 hours later. A few moments later. भाई मैं घर आ गया था और फ्रेशन अप हो गया, खाने के लिए बैठा, फिर मुझे याद आया कुछ मैं भूल रहा हूँ। और फिर मैंने देखा कि भाई मेरा 10 से 11 एक और डब था, तो अब मैं उसके लिए निकल रहा हूँ। 10 बजने ही वाले हैं, जस्ट 5 मिनट है। थैंकफुली स्टूडियो पास में ही है, तो मैं पहुँच जाऊँगा 2 मिनट में। पहुँच गया भाई, बाइक से 2-3 मिनट लगे मुझे हार्डली पहुँचने में। यही फ़ायदा है यार ऐसी जगह पे रहने का। अब रेंट ज़्यादा है, लेकिन उसका बस यही फ़ायदा है कि ट्रैवलिंग का टाइम बच जाता है, एक्सपेंसेस बच जाते हैं। हाँ, कुछ ज़्यादा ही ओवररेटेड है रेंट यहाँ का, ओवर प्राइस्ड है, ओवर एक्सपेंसिव है। ज़रूरी नहीं था इतना महंगा होना, लेकिन क्या करें भाई, अब मुंबई का नाम ही बन गया ऐसा कि महंगा है, सस्ते में भी काम चल सकता है। वैसे अगर मान लो कि अब जैसे आप 25,000 रेंट पे कोई 1 BHK लेते हो, तो 1 साल बाद उस अग्रीमेंट को रीन्यू करवाओगे तो वो 10% और बढ़ेगा रेंट, तो फिर वो हो जाएगा 27,500। तो भाई ये सीन है। अब जितना टाइम यहाँ रुकते जाओगे एक ही घर में, तो वो रेंट और बढ़ता जाएगा। नहीं तो फिर आपको हर 11 महीने 1 साल में घर चेंज करना पड़ेगा। तो ये एक फ़ायदा है वैसे कि कहीं लेट नहीं होते हो, टाइम पे पहुँच जाते हो। बाकी नुकसान है बस थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है। एनीवे मैं पहुँच गया हूँ स्टूडियो। बंद है। A few moments later. भाई डब हो गया ख़त्म, 11:15 बज गए रात के। ऐसा बहुत रेयर होता है कि इतना लेट डब करना पड़ता है, कभी कभी मजबूरी में, अदरवाइज 8 बजे मैक्स। ये देखो भाई, मुंबई में इतनी शांति कम ही देखने को मिलती है। तो भाई आप लोगों से AI के रिगार्डिंग मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे लोगों का करियर बर्बाद हो सकता है। तो इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। कुछ आप लोगों को मैं सैम्पल भी दिखाऊंगा कि AI की डबिंग और AI के वीडियोज़ किस हद तक परफेक्ट हो चुके हैं। तो इस टॉपिक पर भी हम लोग बात करेंगे।